बदलाव की बात। तो जहाँ तक मेरा मानना है, बदलाव कई स्तर पर आता है। बदलाव सोच के स्तर पे आता है, बदलाव परिस्थितियों के स्तर पे आता है, बदलाव आवश्यकताओं के अनुसार आता है। रेडियो वही है जो कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि इसका स्वरूप लगातार बदलता रहा है। और अब हम अगर बदले स्वरूप की बात करें तो बहुत कुछ बदला है। और इस बदलाव के चलते किसी का रुझान बढ़ा तो किसी का कम हुआ। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि एक बार किसी ने मुझसे पूछा था कि 2020 में आप रेडियो को कैसे देखती हैं। और मुझे लगा था कि 2020 तो बहुत दूर है, लेकिन आज हम 2020 में हैं, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि जो मैंने देखा था बिल्कुल वैसा ही पाया रेडियो को। सबसे जबरदस्त बात जो रेडियो की है, जो हम लोग कहते हैं, पढ़ते आए हैं कि रेडियो इज थिएटर इन माइंड। बहुत सुंदरता से शब्द चित्र तैयार करता है सब। और सबके दिमाग में, जो सुन रहा होता है उसके दिमाग में उसकी अपनी कल्पनाएं चित्र को बनाती हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ तो फॉर एग्जाम्पल, बचपन में हम सभी ने कहानियां सुनी है। हमारे पापा मम्मी कहानी सुनाते थे, दादा दादी नाना नानी कहानी सुनाते थे। तो शेर की कहानी वही होती थी, पर शेर सबका अलग अलग होता था। सब अपने हिसाब से कल्पनाओं में शेर बनाते थे। फिर जंगल सबका अपने अपने हिसाब से बनता था। कोई बच्चा जो मध्य प्रदेश में है, वो उसने जो जंगल का रेफरेंस देखा है उसके हिसाब से वो जंगल होता था। गुजरात वाले बच्चे का गुजरात के हिसाब से रेफरेंस होता था। बिल्कुल वैसे ही जब रेडियो में कुछ कहा जाता है, सुना जाता है, तो वो कल्पनाशीलता पे निर्भर करता है कि आप उसको किस तरह से देख या सुन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमीन सयानी साहब को कई जनरेशन्स ने सुना है। हमारे पापा मम्मी ने सुना है, हमने सुना है। हमारे बाद वाली जनरेशन भी बिना का गीत माला को तरह तरह से अलग अलग स्वरूपों में सुनती रही है। हो सकता है कि कोई मिला हो, कोई ना मिला हो। हमारे पास ये सौभाग्य है कि अब हम इंटरनेट पर देख सकते हैं, फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, यूट्यूब पे हम बहुत सारे इंटरव्यूज देख सकते हैं। लेकिन हमारे पापा मम्मी जब बिना का गीत माला सुनते थे, या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जब बिना का गीत माला सुनते थे, तो वो एक अलग ही चित्र बनाते थे कि ये शख्स कैसा होगा। आवाज के आधार पर वो सोचते थे ये शख्स कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, कैसा इसका बिहेवियर होगा, आचार व्यवहार होगा। इसी तरह से, मतलब मैं अपनी आंखों देखी आपको बताती हूँ, जब सन 2002 में मैं आकाशवाणी के अंदर घुस रही थी जब, तो मैंने देखा दिल्ली में, तब मैंने देखा कि 3-4 बुजुर्ग और 2 लड़कियां लगातार गार्ड से कुछ बहस सी कर रही थी। मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे लगा कि अगर पास नहीं है तो बहस करने की कोई बात ही नहीं है, ये उसका हिस्सा बन सकते हैं, आकाशवाणी के गेस्ट रूम का हिस्सा बन सकते हैं, बस एक एंट्री ही तो करनी है। लेकिन बाद में जब मैं अंदर आई तो मुझे पता लगा ये सब राजीव सक्सेना से मिलना चाहते थे। और राजीव सक्सेना उस समय एफएम गोल्ड पे बहुत सारे प्रोग्राम करते थे। एफएम गोल्ड से जो शुरुआती नाम जुड़े हैं, ऑल इंडिया रेडियो के एफएम से जो शुरुआती नाम जुड़े हैं, उसमें राजीव सक्सेना एक रहे हैं। और इन लोगों की कल्पनाओं में राजीव सक्सेना जैसे थे, उससे वो राजीव सक्सेना मैच ही नहीं कर रहे थे जिनको इन्होंने दूर से देखा था। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑडियो मीडियम जो है उसकी अपनी एक जो है एक खूबसूरती है कि वो आपको आपकी पसंद का शख्स आपके दिमाग में गढ़ने की स्वतंत्रता देता है। ये हुई पहली बात। अब हम करते हैं बदलाव की बात। तो जब मैं मास्टर इन कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस की छात्रा थी, उन दिनों मैं युवा वाणी भोपाल में करती थी। आई एम श्योर कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के बहुत से छात्र छात्राएं रेडियो से किसी न किसी तरह से जुड़े रहे हैं। तब एक तरह का रेडियो था, जब हम युवाणी में जाते थे, टॉक्स लिखते थे, ये सब करते थे। उसके बाद प्राइवेट एफएम ने धीरे धीरे गति पकड़ना शुरू की 1999 से। और एक अलग कल्चर आया जिसमें बहुत फास्ट बोलने वाले रेडियो जॉकी होते थे, कुछ प्रेजेंटर भी होते थे, फिल्मी गीतों का वो समय था। ड्राइव टाइम आने लगा। वो ड्राइव टाइम क्या था कि ये बताया गया कि बड़े शहरों में ज्यादातर लोग रेडियो कारों में सुनते हैं या गाड़ियों में सुनते हैं।
तो उनके हिसाब से रेडियो में बड़ा फास्ट मूविंग बातचीत होती थी, गाने होते थे, फिल्मी गाने होते थे। ऐसा नहीं है कि फिल्मी गाने पहले नहीं होते थे, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका बदला। अम, और उसके बाद ये कहा जाने लगा कि सुबह और शाम को ऑफिस दफ्तरों तक जाने वाले समय को, जबकि फास्ट मूविंग आपको खबरें भी मिलती थी, वो पॉलिटिकल न्यूज नहीं होती थी, हार्ड न्यूज नहीं होती थी, आपके आसपास की शहर की घटनाएं होती थी, कुछ मुद्दों पे हल्की फुल्की बातचीत होती थी और गाने होते थे, जिन्हें ड्राइव टाइम कहा गया, फिर प्राइम टाइम। ये तरह तरह के नॉमेनक्लेचर गढ़े गए प्राइवेट एफएम के लिए। और बहुत सारे लोग उस दौरान में ऐसे भी सुनाई देते थे जो कहते थे, भाई रेडियो ने तो ऐसा कर दिया, रेडियो ने तो पूरा बोलने चालने का तरीका बिगाड़ दिया, भाषा बिगाड़ दी। लेकिन वो शुरुआती बात थी, क्योंकि जब बदलाव सबको एक तरह से एक स्तर पे स्वीकार हो, ये जरूरी नहीं है। तो बदलाव हुआ, और बदलाव एक तरह से प्राइवेट एफएम आया, प्राइवेट एफएम के साथ बहुत सारे विज्ञापन सुनाई दिए। और फिर उसके बाद ये होने लगा कि रेडियो एक तरह से एक ऐसा जरिया बन गया, जो आप जब मीडिया प्लानिंग की बात करते हैं तो 360 डिग्री कम्युनिकेशन की बात करते हैं, 360 डिग्री मीडिया प्लान की बात करते हैं, तो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, जहां पर एक कैंपेन जब गढ़ा जाता था तो उस कैंपेन को एक रिपल इफेक्ट देने के लिए, एक ऐसा इफेक्ट देने के लिए जिसमें जो अवेयरनेस की जा रही है वो एक पूरा चक्र करे और लोगों को बार बार किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सर्विस के बारे में, किसी योजना के बारे में पता लगे, इसके लिए रेडियो का उपयोग किया जाने लगा। इसके बाद धीरे धीरे, मैं अगर अपनी बात करूं तो बहुत सारे फॉर्मेट्स मैंने खुद ने इवॉल्व होते हुए देखे, कि पहले सिर्फ सीधे सीधे गाने और कुछ फिलर्स होते थे। चाहे आप रेडियो मिर्ची सुन लें, चाहे आप बिग एफएम सुन लें, रेड एफएम सुन लें। फिर आया वो दौर कुछ नए कलेवर में, जो पहले विविध भारती पे चलता था, गीतों भरी कहानी। वो थोड़ा सा और परिष्कृत होकर आया, नीलेश मिश्र लेकर आए यादों का एडिट बॉक्स या याद शहर, और लोगों को अब कहानियां सुनना पसंद आने लगा। और एक तरह से मैं ये कहूंगी कि रेडियो का वो दौर जो अब तक जारी है, वो है रेडियो पर स्टोरी टेलिंग। रेडियो पे किस्सा गोई होती है, रेडियो पर आप तरह तरह से अलग अलग फॉर्मेट्स में कहानी सुनते हैं। इवन आप अगर सुने, ध्यान दें तो रात को भी बीच में जब कुछ शोज आते थे, तो वो शोज भी किसी ना किसी तरह कहानी ही सुनाते थे। कभी वो कहानी आरजे की खुद की होती थी, तो कभी लोगों की होती थी। तो एक वो दौर आया जब कुछ नए फॉर्मेट पैदा हुए, रेडियो ड्रामा आया रिवाइव होके, प्राइवेट एफएम्स पे भी गया, ऑल इंडिया रेडियो के एफएम्स पे भी गया, शॉर्ट वेव मीडियम वेव पे भी काफी एक्सपेरिमेंट्स हुए, और इस तरह से संभावनाएं और बलवती हुई। यहाँ पे मैं रेडियो के बदलाव पे थोड़ा सा बात को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हुए, मैं अपने जो स्टूडेंट साथी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगी कि हम जब मास कम्युनिकेशन के बहुत सारे माध्यमों के बीच में रेडियो को देखते हैं, तो हमारी समझ कई बार ना बहुत लिमिटेड होती है। और हमें ये सोचना होगा कि जब हम, हर व्यक्ति जो रेडियो पढ़ता है या रेडियो सुनता है या रेडियो में काम करता है, वो रेडियो जॉकी नहीं बनता, और उसे बनना भी नहीं चाहिए। अगर आप रेडियो पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो आपके लिए कई अवसर हैं। आप कॉपीराइटर बन सकते हैं, आप प्रोमो प्रोड्यूसर बन सकते हैं, आप एक बेहतरीन साउंड इंजीनियर बन सकते हैं, आप रेडियो जॉकी बन सकते हैं, आप प्रोग्राम प्रोड्यूसर बन सकते हैं, आप असाइनमेंट इंचार्ज बन सकते हैं। इसके अलावा जो आउटडोर शोज होते हैं, आप उनमें आप अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। या फिर एक होता है ऑडियंस मैनेजर। जब आप बाहर शो करते हैं तो ऑडियंस को मैनेज करने के लिए कोई लगता है। हर जगह नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं ये अवसर भी होता है। और एक बेहतरीन मौका जो है वो है म्यूजिक शेड्यूलर होने का, म्यूजिक मैनेजर होने का। क्योंकि अगर आप टिपिकल कमर्शियल प्राइवेट एफएम सुनते हैं या उसमें जाना चाहते हैं, तो उसकी रीढ़ की हड्डी है वो संगीत जो आप सुनते हैं। क्योंकि जब आपको वो पसंद आता है, तभी आप आगे पीछे सुनते हैं कि आरजे क्या बोल रहा है। अब मैं कहूं कि अच्छा, गाना ही तो सुनना है, तो आप एक पेन ड्राइव पे गाने सुन लीजिए बैक टू बैक। 2 4 5 6 10 गाने के बाद आपको फिटीग होने लगता है। आपको क्यों?
क्योंकि आप उस ह्यूमन इंटरफेस को थोड़ा सा मिस करने लगते हैं, जो गैप पूरा करता है आपका आरजे। इसलिए आरजे मतलब कि वो लिंक जो कि गानों को जोड़ता है, एडवर्टिजमेंट्स को जोड़ता है, और वो जो एक किस्सा कहता है या एक जो कहानी कहता है या जिस इशू पे बात करता है, उससे गानों को बड़ी खूबसूरती से जोड़ता जाता है। इसलिए उसके लिए बहुत तेज, बहुत फास्ट बोलने की जरूरत इतनी नहीं है जितनी की जरूरत है कि आप किस तरह से बात कह रहे हैं, कितने दिलचस्प तरीके से बात कह रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ से अब हम चलते हैं कि रेडियो का स्वरूप और रेडियो का इम्पैक्ट कैसे होता है। अगर आप डेटा देखेंगे ना, तो एक डेटा 2018 का है जो कहता है कि हम 1350 मिलियन हैं और इसमें से 331 मिलियन लोग रेडियो सुनते हैं किसी ना किसी तरह से। तो मैं ये कहूंगी कि इसके अलावा वो ही डेटा ये कहता है कि एक डेटा ये भी कहता है कि उन 1350 मिलियन में करीब 500 मिलियन से ऊपर लोग ऐसे हैं जो कि मोबाइल फोन ओनर्स हैं। तो अगर कोई मोबाइल फोन ओनर है तो उसके पास रेडियो ना हो, वो तो हो ही नहीं सकता। तो रेडियो की रीच तो है, ये मानना पड़ेगा। अब रेडियो का स्वरूप कैसे बदला है, धीरे धीरे आप अगर देखेंगे तो कई तरह के रेडियो अवेलेबल है, इंटरनेट रेडियो अवेलेबल है। बल्कि मैं ये कहूंगी कि ऑडियो किस तरह से हम परोसते हैं उसका स्वरूप बदला है, कि इंटरनेट रेडियो अवेलेबल है, पॉडकास्टिंग अवेलेबल है, बहुत तरह। और इम्पैक्ट की बात करें तो मैं आपको ले जाना चाहूंगी थोड़ा भोपाल से ही थोड़ा दूर, ये सागर से थोड़ा और आगे एक गांव है, गांव का नाम इस वक्त मैं थोड़ा भूल रही हूँ, और बास्को, हाँ, गांव का नाम है बास्को। और मैं वहां गई तो पहले तो उनको ये ही आश्चर्य हुआ कि मैं वहां पहुंची कैसे। अब मैं पहुंची क्यों ये भी बताती हूँ कि बीबीसी मीडिया एक्शन ने एक प्रोग्राम बनाया था, खिड़की मेहंदी वाली, और वो ऑल इंडिया रेडियो के काफी चैनल्स ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, साथ ही में विविध भारती भी ब्रॉडकास्ट कर रहा था। ऐसे में क्या होता था कि हर हफ्ते एक हम सेक्शन रखते थे जहां पे हम फोन कॉल्स अटेंड करते थे। तो एक पर्वत सिंह नाम का लड़का अक्सर फोन करता था और वो कहता था मेरी माँ को आपसे बात करना है, देता था और वहां से सिर्फ सन्नाटा सुनाई देता था, किसी के कुछ ट्राई करने की आवाज सुनाई देती थी, पर होता जाता कुछ नहीं था। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे चल के देखना चाहिए, इस बार अगर भोपाल जाऊं तो मैं बास्को भी जाऊंगी। तो कुछ दोस्तों की मदद से मैं बास्को पहुंची। वहां मैंने देखा कि उस पूरे एक ही रेडियो सेट था जो कि उस पर्वत सिंह के पास था, जो कि 18-19 साल का लड़का था। और दोपहर में जब 1:15 वो रेडियो सेट पे हमारा शो आता था, सारी महिलाएं खेत में एक तरफ इकट्ठी होती थी और उस रेडियो के चारों ओर बैठ के सुनती थी। क्या सुनती थी? उन्हें वो ड्रामा बहुत पसंद था और ड्रामा में मजाक में जो मेहंदी उनसे उनके दिल की बातें करती थी और धीरे धीरे बताती थी, धीरे धीरे उनके लिए जो खिड़की खोलती थी ना इन्फॉर्मेशन की, वो उन्हें पसंद आती थी। क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनको अखबार कभी हफ्ते में एक आध बार देखने को मिलता था और वो देख ही पाती थी क्योंकि पढ़ना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। इन्हीं में एक औरत थी बदन बाई, और वो बदन बाई को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि उसने कहा कि बिल्कुल मेहंदी की तरह ही मैं समझ गई हूँ कि अपना हक मांगना पड़ता है। मैं ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगी कि हो सकता है कि जब आप जाते हैं तो कई बार एक बायस भी होता है फीडबैक का, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई थी कि उस गांव में एक ही सेट था, वो महिलाएं सुनती थी वो रेडियो, और वो रेडियो किसी फिल्मी म्यूजिक के लिए तो कभी गाहे बगाहे सुनती ही थी, लेकिन उस ड्रामा के लिए सुनती थी जो उनको बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करता था। तो उस दिन मुझे ये बात जरूर समझ में आई कि रेडियो या 30-32 एपिसोड किसी भी समाज को पूरा नहीं बदल सकते, और किसी को ये कहना भी नहीं चाहिए कि हमने ये बदल दिया, हमने वो बदल दिया। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा नज करते हैं, थोड़ा हिलाते हैं, थोड़ा सोचने को मजबूर करते हैं कि जो जैसा हम जी रहे हैं क्या ये बिल्कुल ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है। तो जब हम बदलते युग में रेडियो की बात करते हैं तो रेडियो से बदलाव की बात भी की जानी चाहिए, ये मेरा मानना है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब
मेरा मानना है कि कम्युनिटी रेडियो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल बन के उभरा है। करीब 261 कम्युनिटी रेडियोज़ इस समय ऑपरेशनल हैं, और अगर आप ज़रा सी कोशिश करें, इंटरनेट पे जाएँ, तो आपको भारत के हर कोने में कुछ कम्युनिटी रेडियो बहुत एक्टिव लगेंगे। गज़ब का काम कर रहे हैं। एक रियल डेमोक्रेटिक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी के द्वारा, कम्युनिटी के इंटरेस्ट का प्रोग्राम कम्युनिटी ही बनाती है। और जिस तरह से ये प्रोग्राम बनते हैं, जिस तरह के प्रोग्राम बनते हैं, उसमें एक्चुअली मिट्टी की खुशबू आती है। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि जो हम बार बार कहते हैं ना कि फ़लाँ योजना को लास्ट माइल तक पहुंचना है, फ़लाँ इन्फॉर्मेशन लास्ट माइल तक पहुंचानी है, या हमें उस अंतिम व्यक्ति की आवाज़ सुननी है, तो अगर वो करना है ना, तो कम्युनिटी रेडियो से बेहतर कोई टूल नहीं है। ख़ास तौर पे अब आपको अपना एक इंसिडेंस, एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। मैं रुद्रप्रयाग के थोड़ा आगे वहाँ उत्तरांचल में थी, और मैं एक ट्रेनिंग देने गई थी। एक कम्युनिटी रेडियो है वहाँ पे, मंदाकिनी की आवाज़। उनका एक इंटरेक्टिव सेशन था जहाँ पे वो फ़ोन इन लेते थे, और उनका वो टिपिकल कंसोल नहीं था, बड़ा छोटा सा कम्युनिटी रेडियो था, तो वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही वो फ़ोन कॉल लेते थे। और जाहिर सी बात है कि फ़ोन कॉल फ़िल्टर होता था, तब ऑन एयर जाता था। तो मैंने कहा उस दिन कि लाइए आपके लिए फ़ोन कॉल आज मैं फ़िल्टर करती हूँ। और बस फ़ोन कॉल आया, और एक इंसान, कोई एक था, मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल से 28-29 साल का कोई लड़का था, और उसने फ़ोन किया। तो मैंने कहा हाँ नमस्कार, मैं मंदाकिनी की आवाज़ से बोल रही हूँ। उस तरफ से आवाज़ आई कि दीदी ज़रा ये बताइए कि आज बारिश होगी, और होगी तो कितनी होगी। मुझे लगा ये एक रेडियो वाले से पूछना कि आज बारिश होगी और होगी तो कितनी होगी। मैंने कहा आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जब से 2013 में वो बाढ़ आई थी, वो भूस्खलन हुआ था, आप लोग वो जो मौसम बताते हैं ना, तो अगर आप कहेंगी कि बारिश बूंदाबांदी होगी, हमको जाना है नीचे शहर, तो गाय को बाहर ही छोड़ जाएंगे। अगर आप कहेंगी बारिश होगी, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, तो फिर अंदर बांध के जाएंगे। उस दिन मुझे लगा कि कितनी डिपेंडेंसी है इस तरह के रिलेवेंट इंफॉर्मेशन की कम्युनिटी रेडियो पर, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसमिशन बाकी रेडियो स्टेशंस का वैसा नहीं पहुँचता, और कम्युनिटी रेडियो पे ही रिलाय करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। इतना ही नहीं, मैं वहाँ पे करीब 15 दिन रही। मैंने देखा कि उन पहाड़ों में घर दूर दूर होते हैं, अगर आप उस तरफ गए हो तो बहुत बार ऐसा भी हुआ कि ये लोग अनाउंस करते थे कि आज गैस सिलेंडर वाली गाड़ी आएगी इतने से इतने बजे के बीच। तो लोग फ़ोन करते थे कि दीदी आज तो हम घर पे नहीं होंगे, तो क्या गैस सिलेंडर वाली गाड़ी का रूट बता सकते हैं? तो इतनी जो बेसिक चीज़ें हैं, जिसे हम कहते हैं कि असेंशियल सर्विसेज, बेसिक नेसेसिटी, इससे जुड़ा हुआ है कम्युनिटी रेडियो। इसके अलावा जब मैंने अभी बताया कि भूस्खलन इस समय वहाँ पे मंदाकिनी की आवाज़ और इस तरह के कम्युनिटी रेडियो बहुत एक्टिव थे। इसी तरह हालिया जो अभी 1.5-2 साल पहले केरल में जो बाढ़ आई थी, तो रेडियो नेथल हुआ, और 3-4 और रेडियो स्टेशंस, बल्कि 6 रेडियो स्टेशंस जो कि केरल में हैं, उन्होंने जो काम किया है, आप इंटरनेट पे चाहें तो सर्फ करके देख सकते हैं कि कैसे मछुआरों के लिए चल रहे एक कम्युनिटी रेडियो ने बाकी कम्युनिटीज से संपर्क स्थापित किया। वो कम्युनिटीज कर सकते थे कि हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन, ज़रूरत के हिसाब से उस कम्युनिटी रेडियो ने इन्फॉर्मेशन देनी और लेनी शुरू की। और जिनके लोग रिश्तेदार कहीं कहीं फंसे थे, और उनको जहाँ वो जो जगह पानी में डूब रही थी, तो रेडियो स्टेशन ने मदद की कि उन लोगों की इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, और फिर मछुआरों ने जाके उन्हें निकाला और सेफ प्लेसेस पे पहुंचाया। गजब का काम किया उन्होंने। और इसके अलावा उड़ीसा में जो कम्युनिटी रेडियो काम कर रहे हैं वो एक्सेप्शनल है। फाइलिन के समय से चल रहा है, और लगातार मैं इनके कांटेक्ट में हूँ, इसलिए कह सकती हूँ कि हर बार ये अपने आप को 2 कदम आगे ले जाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इन कम्युनिटी रेडियोज़ ने जो ये
संघर्ष का समय है, ये जो कठिन समय है, उसको हमेशा कैसे अवसर में बदलना है और ज़रूरतों को, ख़ास तौर पर सुनने वालों की ज़रूरतों को कैसे पूरा करना है, इसको बहुत अच्छे से और बहुत खूबसूरती से समझा है और निभाया है। चाहे आप उत्तरांचल की बात कर लीजिए, चाहे केरल की बात कर लीजिए, चाहे उड़ीसा की बात कर लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। यहाँ कम्युनिटी रेडियोज़ ने एक दूसरे के साथ खुद ही नेटवर्क क्रिएट कर लिया है। जब ये किसी आपदा में फंसते हैं, जब बहुत मुश्किल समय होता है, तो ये कंटेंट शेयरिंग का काम भी बड़ी खूबसूरती से करते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आपको एक कंप्लीट ब्रॉडकास्टर बनना है, जहां पे आपको ऑडियंस रिसर्च का भी प्रैक्टिकल करना है, कॉन्सेप्ट लिखना है, कंटेंट लिखना है, रिपोर्टिंग देखनी है, तो आपको कम्युनिटी रेडियो से कुछ महीनों के लिए ही सही पर ज़रूर जुड़कर देखना चाहिए। वो आपको एक कंप्लीट ब्रॉडकास्टर में तब्दील कर देता है। अब बात करते हैं कि आप और क्या देखते हैं। देखिए, कम्युनिटी रेडियो में एक और खूबसूरत बात जो आपको दिखती है कि कम्युनिटी रेडियोज़ में जो प्रोग्राम प्रेजेंटर्स होते हैं वो 2-3 ही होते हैं, लेकिन जगह जगह जो इतने 50-60 गांव, 70 गांव, इनकी इंफॉर्मेशंस पहुंचती हैं, जो वो पहुंचती हैं सिटीजन रिपोर्टर्स के थ्रू। वो सिटीजन रिपोर्टर्स या तो अपने मोबाइल से जुड़े होते हैं या फिर इनके पास रिकॉर्डिंग मशीन्स होती हैं, उससे जुड़े होते हैं। अब जैसा कि हमने कहा कि कम्युनिटी खुद कंटेंट जनरेट करती है, तो आप अगर देखेंगे तो इनके पास फैसिलिटी है कि थोड़ा बहुत ये जो है फिल्मी म्यूज़िक चला सकते हैं, लेकिन मैंने ख़ासतौर पे मैं मंदाकिनी की आवाज़ का जिक्र एक बार फिर करना चाहूँगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा कम्युनिटी रेडियोज़ काम कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सिरोंज हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। चंदेरी की आवाज़ है, ये लोग खुद अपनी नाट्य श्रृंखलाएँ तैयार कर रहे हैं और प्रस्तुत करते हैं। और जो आपको इनसे फीडबैक मिलता है, कम्युनिटी को क्या ज़रूरत है, किस तरह के इंटरवेंशंस की ज़रूरत है, वो आपको किसी बड़े बड़े वर्क फोर्स से नहीं मिल सकता। अब एक बिल्कुल ही अलग रेडियो फॉर्म की तरफ चलते हैं। आपने अगर सुना हो, एक स्टेशन है जो इन दिनों बहुत फेमस है पिछले 3-4 साल से, वो है रेडियो कनखजूरा स्टेशन। कनखजूरा स्टेशन बिहार और यूपी में ख़ास तौर पर फेमस है। एक एफएमसीजी कंपनी ने इसको बेसिकली इस्टेब्लिश किया। क्यों इस्टेब्लिश किया? इस्टेब्लिश इसलिए किया कि ऑब्वियसली वो कंपनी रूरल बिहार, रूरल यूपी में पहुंचना चाहती थी। उसे ये समझ में आ रहा था कि ज़्यादातर मज़दूर जो खेतों में काम कर रहे हैं, उनकी ज़मीनें अपनी नहीं हैं, ये किसी दूसरे के खेत में काम कर रहे हैं, इसलिए ट्रैक्टर पर रखे रेडियो से इनको मनोरंजन मिलता है, ऐसा सोच लेना गलत है। और अगर इन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, चाहे वो उनके अपने उपयोग की हो, चाहे अपने या फिर एफएमसीजी कंपनी के उत्पाद की जानकारी हो, तो इसके लिए कोई ना कोई माध्यम ज़रूरी है। तो इन्होंने देखा कि सबके पास मोबाइल था, एक बेसिक मोबाइल। एक लॉन्ग कोड बनाया गया और ये कहा गया कि आप सिर्फ इस नंबर पर मिस्ड कॉल दें जब आप सुस्ता रहे हों और जब आपको मनोरंजन की ज़रूरत हो, और हफ्ते में 6 घंटे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मनोरंजन मिलेगा। जैसे ही मिस्ड कॉल जाता है, इनको एक कॉल आता है और उसके बाद फिल्मी गीत, इसके अलावा फिल्मों के बारे में, इसके अलावा योजनाओं के बारे में कुछ विज्ञापन, ये सारी चीज़ें ये उस पर सुनते हैं और एक बार में शायद 20-25 मिनट तक सुन पाते हैं। जितनी देर वो सुस्ताते हैं उतनी देर में उनका मनोरंजन हो जाता है और इस तरह से काफ़ी लोकप्रिय हो चला है कनखजूरा स्टेशन। इसके अलावा एक बहुत अच्छा प्रयास किया है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बुलटू रेडियो के नाम पे। ये ब्लूटूथ से चलता है और हालांकि अभी ये बहुत स्केल अप नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, ये प्रयोग सक्सेसफुल हो रहा है, सफल हो रहा है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम इसको ज़्यादा सुन और समझ पाएंगे। मैंने निजी तौर पर अभी तक उसे सुना नहीं है, लेकिन इसलिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। एक और प्रयोग है जो कि हमारे एक पूर्व साथी हैं बीबीसी के, उन्होंने ही किया है और उसका नाम है सीजी नेटस्वरा। ये सीजी नेटस्वरा बड़े खूबसूरती से 2-3 चीज़ों को जोड़ता है इंटरनेट के ज़रिए। ये
इंटरनेट और सिटीजन रिपोर्टर्स को जोड़ता है। तो बेसिकली वो एक रेडियो जैसे मनोरंजन के साथ साथ सूचनाएं उन लोगों तक पहुंचती हैं, खासतौर पर ट्राइबल छत्तीसगढ़ के एरिया में। और सिटीजन रिपोर्टर्स हैं वो बहुत उन जगहों पे हैं जहाँ की जनरली आपको जानकारी मिलना बहुत मुश्किल होता है, और वो वहाँ से बताते हैं कि फला जगह पे वैक्सीन नहीं पहुंची या फला जगह पर ये सुविधा नहीं पहुंची जो पहुंचनी चाहिए थी। एक तरह से एक कॉल सेंटर टाइप का इंतज़ाम है, व्यवस्था है, जो इन कॉल्स को रिकॉर्ड करती है, उसको ट्रांसक्राइब करती है, और जो कुछ कहा गया है उसको समझने वाली लैंग्वेज में वो इंटरनेट पे पहुंचाते हैं। इंटरनेट से वो एस्केलेट होता है, लोगों तक बात पहुंचती है, और इस तरह से प्रॉब्लम सुलझाई जाती हैं, या फिर कई चैलेंजेस सुलझाए जाते हैं, या फिर केस स्टडीज़ लोगों तक पहुंचती हैं। बहुत ही सशक्त माध्यम लगा मुझे कि जिसके ज़रिए आप जन जन की बात आप तक पहुंचती है और आपकी बात जन जन तक पहुंचती है। तो एक तो ये हुआ। इसके अलावा जब मैं कहती हूँ कि सिर्फ रेडियो नहीं, हम ऑडियो की बात करते हैं, तो अभी हाँ, हमारे यहाँ डेटा बहुत सस्ता है, और कभी जो हम 300 रुपये में 2 GB डेटा मिलता था, आज की डेट में पर डे 2 GB का डेटा मिल जाता है। तो ऐसे में अभी यूट्यूब बहुत देखा जा रहा है, बहुत प्रचलित है, बहुत लोकप्रिय, लोग गाने सुनते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं। लेकिन आने वाले समय में मैं देख सकती हूँ कि जब डेटा बाकी देशों की तरह महंगा होने लगेगा, तब आप YouTube नहीं सुनना पसंद करेंगे, आप वो ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे ही जाएंगे जहां पर आपकी मनोरंजन और सूचना की ज़रूरत पूरी हो रही होगी, वो भी आपकी जेब के मुताबिक। क्योंकि ऑडियो सुनने में उतना डेटा खर्च नहीं होता जितना वीडियो देखने में होता है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बहुत आगे चल के और प्रचलित होंगे, जो कि और इंफॉर्मेशन भी पहुंचाएंगे, रेडियो ड्रामा भी पहुंचाएंगे। मैं बहुत साफ तौर पे देख सकती हूँ कि आने वाला समय जो है उसमें हम सब सुन रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें, कल्पनाएं गढ़ रहे होंगे। वो एक लाइसेंस्ड फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन होगा, लाइसेंस्ड फॉर्म ऑफ ड्रीमिंग होगा, जहाँ पर हम अपनी कल्पनाएं गढ़ रहे होंगे, हम असलियत जान रहे होंगे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लग रहा है, जैसे अखबारों के राष्ट्रीय संस्करण होते हैं, राज्य के कुछ पन्ने होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के कुछ पन्ने होते हैं, इस तरह से एक पूरा स्वरूप होता है। उस तरह से हो सकता है कि हम ऐसी व्यवस्था में भी पहुंच सकें जहां पर प्राइवेट एफएम्स या जो सरकारी रेडियो हैं, इन कम्युनिटी रेडियोस के जाल का उपयोग कर पाएं, वो उस अंतिम आदमी की आवाज़ हम तक पहुंचाने के लिए, या फिर हम सब की आवाज़ उस तक पहुंचाने के लिए, ये बताने के लिए कि हम जो हैं हम उन्हें भूले नहीं हैं और वो अकेले नहीं हैं। कल की आवाज़ अगर आप सुने ना, तो वो बहुत मधुर है, क्योंकि इसमें आरजे से कहीं ज़्यादा लोगों की आवाज़ें सुनाई देंगी, चाहे वो सिटीजन जर्नलिस्ट के रूप में हो, या वो यूज़र जनरेटेड कंटेंट के तौर पे हो, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग दौर आने को है, क्योंकि मैं अपने बहुत सारे मीडिया के साथियों से ये बात सुनती जा रही हूँ कि अभी तक आप गीतों भरी कहानी सुन रहे थे, फिल्मी गीत सुन रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है साइंस फिक्शन सुन पाएंगे आप हॉरर सुन पाएंगे रेडियो पे, आप इंटरनेट रेडियो के ज़रिए बहुत सारी बातें कर पाएंगे। और एक बहुत दिलचस्प चीज़ है कि अभी पिछले दिनों मेरी एक फ्रेंड है एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में, उसने मुझे एक लिंक भेजा जिसके ज़रिए मैं उसके कम्युनिटी रेडियो को सुन सकती थी। तो मुझे ये भी पता लगा कि चाहे वो कतर हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के कुछ शहर हो, इन सब जगह चूँकि अब ग्लोबल कम्युनिटी रहने लगी है, तो इन सब के शोज़ 2-3 घंटे चलते हैं, जो कि इंटरनेट लिंक के थ्रू आप कहीं भी सुन सकते हैं। इससे बिल्कुल उलट बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कश्मीरी पंडित हैं जो कि कश्मीर छोड़कर अब बहुत दूर दूर रह रहे हैं। कुछ ऐसे कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस भी हैं जो कि उनको उनकी संस्कृति से, उनकी भाषा से जोड़ रहे हैं इंटरनेट रेडियो के ज़रिए। तो एक जुड़ाव का काम जो है रेडियो कर रहा है, और बहुत खूबसूरती से कर रहा है। मुझे अभी साफ दिख रहा है कि रेडियो तरंगों पर सवार होकर बहुत सा बदलाव आने वाला है। ये जो डिजिटल पैकेज जो हम कहते हैं ना, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे और भी बहुत सारी चीज़ें, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट
हिस्सा रहेगा रेडियो, इसलिए उसमें बहुत सारा स्कोप है। मैं भविष्य देख पा रही हूँ, और कल जो देख रही हूँ ना, उसमें दर्द को किसी फाहे की तरह सहलाएगा रेडियो, और साथ ही आपकी आवाज़ बनेगा, आपका हमराह बनेगा जो वो आज भी है, आपका बहुत अच्छा दोस्त बनेगा। और अब जिस तरह से डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, नेचुरल डिज़ास्टर हो रहे हैं, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के जो कुछ इंसिडेंसेस जगह जगह हो रहे हैं इंटरनेशनली, उसमें रेडियो एक बहुत बड़ा लाइफ लाइन माध्यम बनेगा, जहाँ जिंदगी के लिए ज़रूरी चीज़ें तो पहुँचाएगा ही, साथ ही जो हम कहते हैं ना, सौहार्द, संभाव, सद्भाव, उसका करियर भी अगर बनेगा, उसका कैरियर भी बनेगा, यही रेडियो और उसकी रेडियो तरंगे। और मुझे लगता है कि जल्द ही ग्लोबली, ग्लोबली तो है ही, बल्कि हमारे देश में अभी जो रेडियो मनोरंजन का साधन ज़्यादा है, वो पढ़ाई का भी साधन होगा। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि कानपुर आईआईटी का जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, उन्होंने अपने आसपास एक मैथ रेडियो लॉन्च किया था, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ है, जिसमें बहुत इनोवेटिव तरीके से मैथ्स की क्लासेस बच्चों को मिल रही हैं और बच्चों के रिजल्ट सुधर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अब कम्युनिटी रेडियो के ज़रिए भी बहुत सारी इनोवेटिव लर्निंग लोगों तक पहुंचेगी। और इन शॉर्ट, मैं रेडियो को या कहें लोगों को बहुत जल्द ही रेडियो एक्टिव होता देख रही हूँ।